आज हम पोएट एंड पैनकेक्स का पार्ट सेकंड करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट की वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने सुब्बू के बारे में जाना था, उसके बाद ऑफिस बॉय के बारे में जाना था, मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में जाना था। अब हम उससे आगे जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सुब्बू की बात करते हैं। तो सुब्बू जो है वो बहुत ही क्रिएटिव होता है, लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, फ्रेंडली होता है। और सुब्बू जो है वो स्पेसिफिकली वैसे तो बॉस के साथ रहता है क्योंकि वो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पे रहता है, पर वो मेंबर जो होता है, सदस्य जो होता है वो होता है स्टोरी डिपार्टमेंट का। और स्टोरी डिपार्टमेंट में जो कंप्राइज यानी कि कौन कौन इसके अंदर होते हैं वो होते हैं लॉयर होते हैं, राइटर्स होते हैं और पोएट्स होते हैं। ये जो है स्टोरी डिपार्टमेंट के मेंबर्स होते हैं, जिसमें से जो लॉयर होता है वो एज ए लीगल एडवाइजर भी जो है वो काम करता है। पर जो जेमिनी स्टूडियो के मेंबर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो लीगल एडवाइजर यानी कि लॉयर को जो है अपोजिट ही मानते हैं। उसका एक रीजन ये होता है कि एक बार उसने एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस जो है यानी कि एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री का जो करियर है वो उसको फिनिश करने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। वो ऐसा हुआ कि एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस होती है, वो थोड़ी टेम्परामेंटल होती है, मतलब थोड़ी गर्म मिजाज होती है, थोड़ा जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है। तो वो सेट पे शूटिंग चल रही होती है, पर वो शूटिंग करते हुए जो है आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण से बाहर चली जाती है। उसका इस टाइप का बिहेवियर देख करके सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं, यानी कि सभी के सभी को विश्वास नहीं होता कि क्या हो रहा है। और लॉयर क्या करता है कि उसके इस टाइप के बिहेवियर की जो है रिकॉर्डिंग कर लेता है रेडियो में। और जब एक्ट्रेस जो है यानी कि अभिनेत्री जो कूल डाउन होती है यानी कि जब वो ठंडी होती है, शांत होती है, तो लॉयर क्या करता है वो रिकॉर्डिंग जो है वो प्ले कर देता है। और प्ले करने के बाद ये पता चलता है कि हालांकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला होता गुस्से में, किसी की आलोचना भी नहीं करती, किसी की बुराई भी नहीं करती, स्पेसिफिकली प्रोड्यूसर की ऐसा कुछ भी गलत उसने बोला नहीं होता। पर क्योंकि वो कंट्री साइड से होती है, रूरल एरिया से होती है, ज्यादा अनुभवी नहीं होती, इनएक्सपीरियंस्ड होती है, इसलिए वो ये सब सुन करके, अपनी रिकॉर्डिंग सुन करके बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसके दिल में जो है वो घबराहट बैठ जाती है और इससे वो कभी भी फिर रिकवर नहीं कर पाती। और यही उसके जो करियर का जो छोटा सा करियर था, उसका जो ब्रीफ करियर था उसका एंड हो जाता है। इसीलिए उसके करियर के एंड में जो है लॉयर ने जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया होता है। वो डेलिबरेटली रिकॉर्डिंग करता है और ये इस बेचारे का जो करियर है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं लॉयर की, बात करते हैं लॉयर का जो पहनावा होता है वो स्पेसिफिकली वो कोट पैंट और टाई पहनता है, जबकि जेमिनी स्टूडियो में वो जितने मेंबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो सारे के सारे खादी पहनते हैं। यही सिर्फ एक होता है जो कोट पैंट और टाई पहनता है। और इसका कोई सारी की सारी बातें जो है वो टोटल इलॉजिकल होती है, जिनके पीछे कोई भी तर्क नहीं होता। और इन्होंने पिक्चर में भी यानी कि फिल्म में भी काम किया होता है, प्रोड्यूस की होती है, और उसमें बहुत सारा पैनकेक यानी कि मेकअप मटेरियल उसको यूज करते हैं, और ये फिल्म जो है वो टोटली फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद जो वासन होते हैं, ओनर होते हैं जेमिनी स्टूडियो के, वो इस स्टोरी डिपार्टमेंट को ही क्लोज कर देते हैं, जिससे कि जो बेचारे लॉयर होते हैं, जो लॉयर होता है वो उसकी जॉब है वो चली जाती है। इसके बाद जेमिनी स्टूडियो जो होता है वहाँ पे बहुत सारे जो बड़े बड़े पोएट्स होते हैं वो मीटिंग करते हैं, इकट्ठे होते हैं, अपने आइडियाज जो है वो एक्सचेंज करते हैं, जिनमें से मेजर जो है वो SDS योग्यार और संगू सुब्रमण्यम जो है वो मेन है। उसके बाद जेमिनी स्टूडियो में ही एक एक्सीलेंट मैस होती है जहाँ पे बहुत अच्छी कॉफी सर्व की जाती है, डे और नाइट को, सुबह शाम कभी भी 24 आवर्स वहाँ पे कॉफी अवेलेबल होती है उस मैस में। और वहाँ पे काफी लोग जो है वो मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, और काफी सारा एंटरटेनमेंट वहाँ पे मीटिंग पे होता है, मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ करके वहाँ पे सभी के सभी जो है वो खाली होते हैं। कुछ ऑफिस बॉय होते हैं और कुछ क्लर्क्स होते हैं, वो बहुत ही बिजी होते हैं, बाकी सभी लेजर यानी कि खाली टाइम होता है, और खाली टाइम में वो अपना पोएट्री वगैरह लिखते हैं, जो कि पोएट्री लिखने के लिए खाली टाइम की जरूरत होती भी है। उसके बाद जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं कि जो सभी के सभी जो है खादी से बहुत ही इंस्पायर्ड होते हैं गांधी जी के, और गांधी जी के जो थॉट्स होते हैं उनसे भी काफी इंस्पायर्ड होते हैं। पर गांधी जी का जो पॉलिटिकल थॉट होता है उसके बारे में कोई खास जो है वो इंस्पायर्ड नहीं होता, ना ही उनके पॉलिटिकल थॉट को कोई अच्छे से जानता है। पर हाँ, एक बात पक्की है कि जो जेमिनी स्टूडियो के जो वर्कर्स या मेंबर्स होते हैं वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट में होते हैं, यानी कि समाजवाद के अगेंस्ट में होते हैं, क्योंकि वो कम्युनिज्म को एक गॉडलेस मैन यानी कि किसी का
ऐसा एक विचारधारा मानते हैं कम्युनिज्म को, जो लव के अगेंस्ट में है, जो ब्रदरहुड के अगेंस्ट में है, जो प्रॉपर मतलब कोऑपरेशन के अगेंस्ट में है, इन सभी चीजों के अगेंस्ट में है, जिसमें कोई सिंपैथी के लिए जगह नहीं है, कोई लव प्यार के लिए जगह नहीं है, पेरेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए कोई प्यार की जगह नहीं है, और एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कि इनोसेंट यानी कि निर्दोष और इग्नोरेंट पीपल के लाइफ में जो है हमेशा वायलेंस और अनरेस्ट लेकर के आती है। तो यानी कि कम्युनिज्म के अगेंस्ट में होते हैं जेमिनी स्टूडियो के मेंबर। उसके बाद बात करते हैं फ्रैंक कुचमैन की। तो फ्रैंक कुचमैन एक अमेरिकन होते हैं और ये हेड होते हैं मोरल रीआर्ममेंट आर्मी के। ये जो मोरल रीआर्ममेंट आर्मी होती है ये भी पूरे वर्ल्ड में पीस के लिए और ब्रदरहुड के लिए जो है स्प्रेड करना इसका मेन मोटिव होता है। तो ये जो है MRA फ्रैंक कुचमैन की, ये 1952 में मद्रास आती है और मद्रास में जेमिनी स्टूडियो आती है, और जेमिनी स्टूडियो में 2 प्ले जो है वो वहां पे ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें से एक होता है जोथम वैली और एक होता है द फॉरगॉटन फैक्टर। और इसके अलावा भी और जेमिनी स्टूडियो के अलावा भी अलग अलग जगह पे ये प्ले जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। तो जेमिनी स्टूडियो के जो 600 मेंबर होते हैं वो इसको बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं, इन प्लेस को, काफी कुछ इससे सीखते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जगह पे ये जो MRA है ये दोनों के दोनों प्ले है जो ऑर्गेनाइज करती है, और पूरे मद्रास में अलग अलग लोग जो है इसको देखते हैं अलग अलग जगहों पे। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो प्लेस थे जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर, ये क्या मैसेज देते हैं। ये जो मैसेज देते थे ये स्पेसिफिकली कोई खास मैसेज नहीं था, प्लेन बड़ा ही सिंपल मैसेज होता था इनका। होमलेस यानी कि उपदेश होते थे कि कुछ मोरल थिंग्स होती थी कि भाई प्यार से रहना है, ईमानदारी अपने लाइफ में जो है उसको यूज करना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना, इस टाइप के जो मोरल मैसेजेस देते थे ये दोनों के दोनों जो प्ले थे। पर जो स्पेसिफिकली जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे वो एक चीज से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे, एक तो वो जो उन्होंने सेट्स बनाए थे, और दूसरा जो कॉस्ट्यूम यूज करते थे, इससे बहुत ज्यादा वो जो है जेमिनी स्टूडियो के मेंबर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। उसके बाद जो मद्रास की तमिल ड्रामा कम्युनिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है, और जितने भी आगे वो तमिल प्लेस करती है उनमें 2 सीन स्पेसिफिकली सनराइज का और सनसेट का, जो कि जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर में यूज होते हैं, उनको बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट या यूज करती है अपने प्लेस में। उसके बाद बात करते हैं, थोड़े दिन बाद पता चलता है कि जो MRA मोरल रीआर्ममेंट आर्मी की फ्रेंच कुचमैन की, वो और कुछ नहीं बल्कि एक काउंटर मूवमेंट था इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिज्म के विरोध में एक मूवमेंट था और कुछ भी नहीं था। इसलिए वो यहाँ पे भी कम्युनिज्म के अगेंस्ट में जो है अपने आइडियाज को प्रमोट करने के लिए आए थे जेमिनी स्टूडियो में। उसके बाद जो मिस्टर वासन जो ओनर थे जेमिनी स्टूडियो को, उनको इन चीजों का पता नहीं था, उनकी इंटेंशन का पता नहीं था, इसलिए वो उनके हाथ में जो है वो कठपुतली बने और उनको जो है उनकी आदर किया, उनका सत्कार किया और उनको जो है अकोमोडेशन दी अपने स्टूडियो में, और उनको परमिशन दी ये प्ले ऑर्गेनाइज करने की। पर जो जेमिनी स्टूडियो का जो स्टाफ था वो बड़ा ही इंप्रेस्ड था इनसे, क्योंकि जो MRA के मेंबर थे टोटल 200 मेंबर थे, 200 सदस्य आए थे, और ये 200 के 200 जो सदस्य थे ये 20 अलग अलग कंट्रीज से थे। तो उन्होंने काफी कुछ उनके साथ घुले मिले, जेमिनी स्टूडियो के जो मेंबर्स थे, वर्कर्स थे, और उनसे काफी कुछ जो है आइडियाज और काफी कुछ चीजें जो है वो इंटरचेंज की। कुछ दिनों के बाद फिर से इंफॉर्मेशन आती है कि फिर से कोई विजिटर आ रहा है जेमिनी स्टूडियो में इंग्लैंड से, और ये विजिटर जो है वो एक पोएट है। और पर जो जेमिनी स्टूडियो के लोग होते हैं वो जो स्पेसिफिकली जिन पोएट्स के बारे में जानते हैं उनमें से जो कॉमन होते हैं वो होता है वर्ड्सवर्थ और टेनिसन। कुछ ज्यादा पढ़े लिखे जो वर्कर्स होते हैं वो किट्स के बारे में जानते हैं, शैली के बारे में और बायरन के बारे में, और कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो इलियट के बारे में जानते हैं। पर बाद में पता चलता है कि वो एक पोएट नहीं है बल्कि एक एडिटर है, इसलिए बॉस जो है उनको बहुत ही अच्छा रिसेप्शन देता है, क्योंकि जो वासन होते हैं यानी कि जेमिनी स्टूडियो के ओनर होते हैं वो खुद एक एडिटर होते हैं तमिल वीकली के, जिनका नाम होता है आनंद विकटन। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसका लास्ट पार्ट जो है वो भी जल्दी ही आएगा। तो और अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लें। थैंक यू वेरी मच।